जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ ही अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी बहुमत के आंकड़ों को छू पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन एनडीए को हराकर सरकार बनाएगी। दोस्तों, 7वें फेज की वोटिंग से पहले इन चर्चाओं ने भी जोर पकड़ा है कि अगर मोदी चुनाव हारते भी हैं तो भी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। थल सेना चीफ के कार्यकाल को 1 महीना बढ़ाए जाने के फैसले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर संसद भवन में भी सिक्योरिटी एजेंसी बदली गई है। कुछ नौकरशाहों के तबादलों को भी इन्हीं अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है। सिविल सोसाइटी के लोगों ने चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर सड़कों पर उतरने का इरादा दिया है। ऐसे में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सियासी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। कहना क्या है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जो आप लोग कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग करेंगे वो नहीं होना है। होना तो वही है जो अभी है, लेकिन आप लोग अधिकारियों पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं, तमाम लोग, जिसका दाना उसका गाना। और आप खुद सोचिए, वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो यह है कि उन्होंने पीठ कर ली है जनता की तरफ। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। ये 400 पार आपको खुद समझना चाहिए, आप तो इतने बड़े चैनल हैं। 400 पार का मतलब क्या? 543 के बाद आप खुद बताइए ना कितनी हुई। अगर 400 पार मुझसे पूछ रहे हैं आप, तो 543 के बाद 400 पार कितनी हुई? 143। और आप देखिएगा 140 से ऊपर नहीं जाएगी। कहा जा रहा है कि गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को ही, यानी जिस दिन 7वें फेज की वोटिंग हो रही है, उसी दिन गठबंधन की बैठक बुलाई थी। सोचिए, ये बैठक 7वें फेज की वोटिंग वाले दिन ही क्यों बुलाई गई? कुल मिलाकर इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी ने आखिरी फेज की वोटिंग और समुद्री तूफान का हवाला देकर बैठक में आने से मना कर दिया। महाराष्ट्र में वोटिंग पूरी हो चुकी थी, तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बैठक में आने की हामी पहले ही भर दी थी। दरअसल ये बेहद अहम बैठक थी, क्योंकि इस बैठक में नतीजे से पहले ही आगे की स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सारा फोकस इस बात पर था कि अगर एनडीए मेजॉरिटी से दूर रहता है तो उन दलों को उसकी तरफ जाने से कैसे रोका जाए जिनकी मदद से वो तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। वहीं माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए कांग्रेस आखिरी फेज की वोटिंग को भी साधने की कोशिश कर रही थी। जानकारों के मुताबिक वोटिंग वाले दिन ही बैठक बुलाकर कांग्रेस ने यह पैगाम दिया है कि चुनाव में माहौल बदल चुका है और इस बार कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सत्ता में आ रही है। उसकी कोशिश आखिरी फेज की वोटिंग वाली 57 सीटों में से कुछ सीट बढ़ाने की है। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 जीती थी और 7 सीटें उसके सहयोगी दलों ने जीती थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को सिर्फ 9 सीटों पर सब्र करना पड़ा था, जबकि दूसरों के खाते में 16 सीटें गई थी। कांग्रेस की कोशिश थी कि आखिरी फेज के चुनाव में बीजेपी को 10 से 15 सीटों का नुकसान पहुंचाया जाए।
दोस्तों, अब लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसके लिए 1 जून को 57 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़े। हालांकि वोटों की गिनती 4 जून को होनी है, लेकिन इससे पहले ही नई सरकार के गठन को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चाहे बीजेपी 200 सीटों पर ही सिमट जाए, पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया के नेताओं का दावा है कि अगर एनडीए ने 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छुआ, तो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ नहीं लेने दिया जाएगा। ऐसे में यह सवाल काफी अहम हो जाता है कि क्या इंडिया वाले वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों से जीत छीन लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने को लेकर कॉन्फिडेंट होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि उनका यह दावा चुनावी रैलियों में उनकी लैंग्वेज और उनकी तरफ से कही जा रही लो लेवल की बातों से मेल नहीं खाता है। चुनाव के ऐलान के बाद नौकरशाहों की एक कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें एड्रेस करते हुए कहा था कि 4 जून के बाद उनका काम बढ़ने वाला है, क्योंकि शपथ लेने के फौरन बाद आपको बड़ा काम हम देने वाले हैं। इसके लिए उनको अभी से कमर कस लेनी चाहिए। ऐसा ही दावा वो कई टीवी चैनलों को दिए अपने इंटरव्यू में भी कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के इस दावे पर सियासी हलकों में चर्चा है कि बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में यानी ईवीएम्स में गड़बड़ी करके ही चुनाव जीत सकती है, क्योंकि जमीन पर उसकी हालत बेहद खस्ता थी। पीएम नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस से भरे इस दावे को कांग्रेस और उसके सहयोगी दल काफी संजीदगी से ले रहे हैं, जबकि पहले फेज की वोटिंग के बाद से ही लगातार तमाम चुनावी जानकार बीजेपी की खस्ता हालत की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन टीवी चैनलों पर सारा डिस्कशन इस बात को लेकर है कि क्या बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 400 का आंकड़ा छू पाएगी या नॉर्मल बहुमत से ही सरकार बनाएगी। दोस्तों, छठे फेज की वोटिंग के बाद कई साल चुनावी स्ट्रैटेजिस्ट रहे कुछ लोगों ने यह दावा किया था कि इस बार बीजेपी 2019 में जीती 303 सीटों से कम सीटें जीतेगी। वहीं लंबे समय तक सेफोलॉजिस्ट रहे तमाम लोगों का दावा है कि बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के साथ 240 से 260 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि बीजेपी को उन स्टेट्स में नुकसान हो सकता है जहां पिछले चुनाव में उसने सारी या तकरीबन सभी सीटें जीती थी, लेकिन नुकसान की कुछ भरपाई ईस्ट और साउथ के स्टेट से हो सकती है। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टॉमी मीडिया पर पूरी तरह मोदी छाए हुए हैं। एक एक चैनल को कई कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं। रिपोर्टर से लेकर एंकरों की टीम तक मोदी के इंटरव्यू कर चुकी है। एक टीवी चैनल के एंकर के मुताबिक इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 से ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं। पीएम मोदी ने ये तमाम इंटरव्यूज अपने खिलाफ जाती हवा का रुख अपने फेवर में मोड़ने की स्ट्रैटेजी के तहत दिए थे। और इन सारे इंटरव्यू की खास बात यह थी कि इनमें किसी भी रिपोर्टर या एंकर ने पीएम नरेंद्र मोदी से कोई काउंटर सवाल नहीं किया था। टीवी चैनलों पर दिन भर चलने वाली बहसों का सेंटर सिर्फ यही है कि क्या एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी या नहीं, क्या बीजेपी 370 का आंकड़ा छू पाएगी या नहीं। पूरा गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की कोशिशों में जुटा रहा। खैर, अब सबसे अहम बात यह है कि एक चैनल के मालिक और एडिटर ने अपने ही चैनल की 5 लेडी एंकरों के साथ दिए अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि अगर बीजेपी खराब से खराब सिचुएशन में 200 सीटों पर सिमट जाती है तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। उनका दावा है कि 4 जून की शाम को होम मिनिस्टर अमित शाह के घर मोदी को सपोर्ट देने वालों की होड़ लग जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टॉमी मीडिया के तमाम दावों के उलट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों में डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार इंडिया की बनेगी। इस चुनाव में जनता एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। पहले राहुल गांधी ने बीजेपी के 180 सीटों पर सिमटने का दावा किया था। बाद में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 350 सीटें मिलेंगी। ऐसा ही दावा ऑपोजिशन के तमाम नेता भी कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस इस बार चुनावी कैंपेन और प्रोपेगेंडा वॉर में बीजेपी पर हावी रही है। मोदी डाल तो राहुल गांधी ने पात करके मोदी को रेस से बाहर करा है। दूसरी तरफ पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस के सहयोगी दल भी बीजेपी के खिलाफ काफी एग्रेसिव रहे हैं। पूरे चुनाव में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल भी दिखा।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो बिहार में तेजस्वी और महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों दोनों को चुनावी मैदान में पछाड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ये सभी इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जरूर अकेले चुनाव लड़ रही हैं। चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी दलों पर तीखे हमले भी करे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन से बाहर आने की बात कहीं नहीं करी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस इलेक्शन बैटल में, इस चुनावी युद्ध में कांग्रेस की अगुवाई में गठबंधन काफी हद तक एकजुट रहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, उसको देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये बीजेपी के हारने के सिम्टम्स थे या हैं? खैर, बात इतनी सीधी नहीं है और ना ही ऑपोजिशन ये मानकर बैठा है कि बीजेपी हारने जा रही है। ऑपोजिशन को ये बखूबी मालूम है कि नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने का स्टाइल ही यही है कि वो आखिरी दम तक और हर सीट के लिए सारी कोशिशें करते हैं। इसीलिए ऑपोजिशन काफी एकजुटता के साथ इस चुनाव में लड़ता दिख रहा है। खासकर हिंदी पट्टी या उत्तर प्रदेश में चुनाव का नजदीकी और दिलचस्प हो जाना काफी अहम है और ये ऑपोजिशन के साथ साथ आम वोटरों की अपनी बढ़ी या बदली कॉन्शियसनेस का नतीजा भी है। और यह भी हकीकत है कि नरेंद्र मोदी इस बदलाव से बेखबर नहीं है। उनका लहजा बदलना यकीनन वोटर्स के मूड के साथ जुड़ा हुआ था। नॉर्थ इंडिया में देश की आधी से ज्यादा सीटें हैं। पंजाब और कश्मीर जैसे इलाकों की गिनती छोड़ भी दें तो हिंदी पट्टी तकरीबन आधे सांसद भेजती है। अब बंगाल को जोड़ ले तो हिंदू मुसलमान डिस्कशन का मतलब और भी साफ दिखाई देगा। और यह हकीकत बनी हुई है कि जब चुनाव उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा पहुंचा था तो उसके मिजाज में बदलाव आया था। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत कम रंग दिखा था। ये रंग है जाति का टोन ज्यादा तेज होना। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और मोहन यादव जैसों के चुनावी दौरे बढ़ाकर मुकाबला करना चाहा, पर वो कोशिश कम पड़ी। जातिवाद को बुराई बताने और परिवारवाद से जोड़ना भी जमीन पर असर करता नहीं दिखा। तब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस समेत अपोजिशन की सरकारों के तरफ से मुसलमानों को रिजर्वेशन देने और मुस्लिम एडवोकेसी के सियासी तमाशे का खेल शुरू कर दिया। तो दोस्तों, बीजेपी के पास जो हथियार हैं उनमें हिंदू पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण उसके लिए सबसे भरोसेमंद रहा है और हिंदुस्तान पाकिस्तान भी उसी सियासी तमाशे का एक एक्सपेंशन है। लेकिन इससे चुनाव के आखिरी फेज में कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिखा। प्रधानमंत्री के लहजे में और ज्यादा कड़वाहट की वजह भी यही रही। दोस्तों, ज्यादातर जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और झारखंड जैसे प्रदेशों में जाति का डिस्कशन सबसे ऊपर रहा और ऑपोजिशन ने भी कम्युनलिज्म के सवाल पर बीजेपी से उलझकर उसे ऊपर लाने की जगह महंगाई और बेरोजगारी, किसान, जवान और पहलवान जैसे मुद्दों को ही ऊपर रखा। बीजेपी की लीडरशिप और उसके स्ट्रैटेजिस्ट यानी रणनीतिकार चाहकर भी कास्ट इक्वेशन को बदलने में कामयाब नहीं हो सके। बिहार में नीतीश कुमार के साथ आ जाने से हल्का सहारा हो गया, लेकिन मायावती की इनडायरेक्ट मदद से कोई फायदा नहीं हुआ। जहां बीजेपी के रणनीतिकार 400 पार और नरेंद्र मोदी जैसे चमत्कारी नेता को एस्टैब्लिश करने की स्ट्रैटेजी पर काम करते रहे, तभी लालू यादव, अखिलेश यादव ने कुछ नई जातियों को साथ लेकर एक नई सोशल इंजीनियरिंग कर ली। बासपा के गिरने से भी इसमें मदद मिली और जब शुरुआती फेजेस के बाद बीजेपी को इसका एहसास हुआ तो उसके पास अपने पुराने हथियार को बार बार घिस कर, पीट कर नई धार देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब बीजेपी का बेहद बड़ा मैनेजमेंट कैंपेन और उसका घिसा पिटा हथियार उसके चुनाव की नैया को पार लगाता है या नहीं लगाता है, ये पता चलने में अब सिर्फ 3 दिन का ही वक्त बचा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।